मुझे है ना पीछे, ठीक है, स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? पूनम, मेघा, खालिद, मुकेश, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, जल्दी जल्दी से कनेक्ट करिए ताकि क्लास स्टार्ट करें विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। कोई नहीं आया आज? ओके, नमस्कार। चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करें आज की। हेलो, गुड इवनिंग। आई होप कि कल की जो क्लास हुई उससे जितना मैंने आपको समझाया, समझाने की कोशिश करी, आप लोगों को मैं कन्वे कर पाई और आप लोगों ने उसको रिसीव किया होगा। और आज भी अच्छी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज आपको करवाऊं। हमारा जो कल लास्ट क्वेश्चन, हम शुरू करें, क्लास शुरू करें। ओके, जो हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था वो हमने छोड़ा था मेंटल डिजीजेस पे। मेंटल डिजीजेस के जो एफोरिज्म शुरू होते थे वो कहां से हो रहे थे? 210 से लेके 230 तक। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of following is considered the landmark book in homeopathy? होम्योपैथी, इसके अंदर ये देखिए बुक्स के नाम दे रखे हैं। रेने, आर्जिनी, मिटे, मिटेले, लेरे, फ्रेगमेंटा डी विर्बिस, मेडिकामेंटोरम, पॉजिटिविस, सीव, इंसेनो, कॉर्पोरियल। बड़े लंबे लंबे नाम है, बहुत डिफिकल्ट है याद करना। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम याद कर सकते, इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा जो मेन पॉइंट्स है ना उनको ध्यान रख लेना। तीसरा है सिस्टमेटिक मटेरिया मेडिका और चौथा है रेड लाइन सिम्टम। अभी आप लोगों ने मटेरिया मेडिका पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, रेड लाइन सिम्टम्स अलग ऑथर है, सिस्टमिक मटेरिया मेडिका जो मटेरिया मेडिका के किसी और ऑथर ने दिए। लेकिन ये जो दो नाम है ना, ये आप लोगों ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किसी फुटनोट में पढ़े होंगे, किसी भी एफोरिज्म के फुटनोट में पढ़े होंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या है? which of following the considered landmark book in homeopathy? तो लैंडमार्क जो बुक है वो है रेने आर्जिनी मिट्टी लेरे। इसको याद कर लो ऐसे कैसे, इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको याद करना है। और ये जो नाम है ना, आप जब और बी के सरकार का 5th एडिशन 6th एडिशन देखेंगे तो ये जो 109 एफोरिज्म है, इसके फुटनोट में ये नाम कहीं आपको दिखाई देगा। ये वाला जो नाम है, ये वाला जो नाम है वो आपको यहां दिखाई देगा। देखो देखो फुटनोट,
फुटनोट। ठीक है। अच्छा, ये जो बाकी है ना, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपने कभी आर्टिकल लिखे, बुक्स लिखी है, कहीं पब्लिकेशन लिखा है, तो आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा। तो ये कंफ्यूजन करेगा, तो इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल सा ये नाम याद रखना है कि ये ऐसी बुक है जो होम्योपैथी में कंसिडर की गई है। रेने आर्जने मिटिलेरी किसने कंसिडर की है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द अबूव ऑथर, क्वेश्चन नंबर 13, ऑथर्ड बाय डॉक्टर हेनी मेनन। ये जो किताबें हैं ना, ये जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें से ऐसे कौन सी किताबें हैं जो हेनी मेनन ने लिखी है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है, ये आपको मिली 109 एफोरिज्म के फुटनोट में। ओह, बड़ी दिक्कत है। ये जो दो बुक्स हैं, ये हेनी मेनन ऑथर, हेनी मेनन के ऑथराइज्ड होकर के उन्होंने लिखा है। बाकी ये मटीरिया मेडिका से रिलेटेड है, ये किताबें बाद में आई थी। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं हमेशा, ये वाले और ये वाले। तो इसी से रिलेटेड इसका आंसर आएगा। ये देखो, विच ऑफ द अबव क्वेश्चन ऑथर्ड बाय डॉक्टर हेनी मेनन? ए बी सी डी, इनमें से दो किताबें हैं जो हेनी मेनन ने लिखी है, दो किताबें जिसका हेनी मेनन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए ए एंड बी। आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट चले। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन को मेंटेन करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। ओके ओके, देखो, अब इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। टू ट्रीट द स्यूडोसिफिलिटिक केस सक्सेसफुली, हैनीमैन एडवाइज टू बिगिन ट्रीटमेंट विद द कौन सी मेडिसिन? अब आप देखो, जब हमने मियाज्म पढ़े थे, सोरा मियाज्म होता है तो एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं, सिफिलिस मियाज्म होता है तो एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन देते हैं, साइकोटिक मियाज्म होता है तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देते हैं, और जब ट्यूबरकुलर मियाज्म होता है तो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर मिक्स मियाज्मेटिक मेडिसिन दी जाती है एक्चुअली, क्योंकि हैनीमैन ने तो 3 ही मियाज्म दिए थे, ट्यूबरकुलर मियाज्म नहीं दिया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, देखो, स्यूडोसिफिलिस, स्यूडो सिफिलिस। अगर सिफिलिटिक केस होता ना तो हम एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन दे देते, लेकिन ये स्यूडो, स्यूडो का मतलब है सिफिलिटिक केस लग रहा है, लेकिन वो सिफिलिस नहीं है, वहां किसी तरीके का कोई मियाज्म नहीं है। तो देखा जाए तो किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी यहाँ। तो ये जो केस होगा वो क्या होगा? एट्रोजेनिक, इसका कॉज ही नहीं पता है। तो जिसका कॉज नहीं पता तो उसको आप एंटीडोट कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए ये लाइन नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन गलत है। ना हम एंटीसिफ्लिटिक दे सकते हैं, ना एंटीसोरिक दे सकते हैं, ना एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं, ना एंटी ट्यूबरकुलर। तो आंसर क्या होगा? तो ऐसे में आपको एक ई ऑप्शन मिलता है, ई। इसको मेंशन करना जरूरी है, अगर आप छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कॉपी चेक नहीं होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऑप्शन आते हैं और आपके ऑप्शन गलत होते हैं, या आप किसी भी तरीके का आंसर नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते, तो आपको ई वाला आंसर मेंशन करना है, उसको टिक करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आगे चले। आगे चले, स्यूडो, स्यूडो का मतलब जो झूठा सिफिलिस है। इंग्लिश अगर आप हिंदी में बोले तो सिफिलिस नहीं है, सिफिलिस के जैसा दिखता है, सिम्टम दिखते हैं सिफिलिटिक मियाज्म के, लेकिन वो सिफिलिस मियाज्म नहीं है। ठीक, बड़ी दिक्कत है।
देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से क्या क्वेश्चन है देखो, होम्योपैथिक एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन इज ड्यू टू, क्या होता है होम्योपैथिक एग्रावेशन, थोड़ा सा मैं समराइज करके बताती हूँ कि जब कोई भी पर्सन, कोई भी सिक पर्सन हमारे पास आता है, तो जो भी सिम्टम्स लेके आता है, यानी कि सिकनेस के साथ जब पेशेंट आता है और उस सिकनेस को देखते हुए, सिम्टम्स की सिमिलरिटी को देखते हुए जब अपन मेडिसिन देते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, एक तो नेचुरल डिजीज जो पेशेंट में पहले से प्रेजेंट है, और जब आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन दैट मीन्स आर्टिफिशियल डिजीज, तो हमने आर्टिफिशियल डिजीज और दी, तो एक डिजीज मिली, दो डिजीज मिली, तो दोनों डिजीज मिलकर के क्या किया उन्होंने, फ्लेयर अप कर दिया, सिचुएशन को बढ़ा दिया, सिम्टम्स बढ़ा दिए, तो जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स होते हैं पर्सन में वो बढ़ गए, उसको बोलते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। तो ये होम्योपैथिक एग्रावेशन बेसिकली हुआ किसकी वजह से, प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, किसकी वजह से हुआ, प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, तो आंसर प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। दो एक्शन होते हैं, प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का होता है, सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स का होता है, जो कि दो टाइप का होता है, काउंटर होता है और एक क्यूरेटिव होता है। तो समझ आया कि होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है, होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है आर्टिफिशियल डिजीज की वजह से जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो इसको छोटा सा मैं समझाने की और कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप किसी मीठे पानी में शुगर ऐड ऑन करेंगे तो पानी ज्यादा मीठा हो जाएगा, मिठास बढ़ गई। नमक के पानी में अगर नमक और ऐड करेंगे तो और ज्यादा नमकीन हो जाता है। वैसे ही डिजीज पर्सन जब होता है ना, उसमें ऑलरेडी नेचुरल डिजीज है और हम क्या करते हैं, मेडिसिन यानी आर्टिफिशियल डिजीज दे रहे हैं, तो डिजीज डिजीज मिलकर के वो क्या होती है, एक्सप्लोर कर जाती है, फ्लेयर अप कर जाती है, इसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन। ठीक है, तो होम्योपैथिक एग्रावेशन इनफैक्ट कोई सा भी एग्रावेशन हो वो प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन की वजह से होता है। क्लियर? फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, a person comes with a small pieces of straw यानी कि foreign body in one of is his eye, ठीक है, which of the following is correct? एक पर्सन है जिसकी आंख में कुछ चला गया है, वो आपके पास आया है, a person comes with a small piece of straw यानी foreign body in one of his eye, तो which one of his following correct? He should be prescribed aconite medicine. The case should be managed as per instruction in the footnote of 7 organon of medicine. ठीक है, related to the causa occasionalis, the repertory should be consulted और indicated drug should be given और belladonna should be given. आंसर बताइए क्या होना चाहिए। हमने पढ़ा था सेवेंथ एफोरिज्म के फुट नोट में, सेवेंथ एफोरिज्म में क्या बताया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बताया, कोजा ओकेशनलिस को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो कोजा ओकेशनलिस मींस एक्साइटिंग कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज, नो फंडामेंटल कॉज। फंडामेंटल कॉज होते हैं तो वहां मेडिसिन दी जाती है, लेकिन एक्साइटिंग कॉज होते हैं, मेंटेनिंग कॉज होते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का मेडिसिन नहीं दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव फैक्टर्स को रिमूव किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। क्लियर है, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी। एक बात फिर से क्लियर कर देती हूँ, इट इज नॉट इंडिस्पोजिशन, ये एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेस की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रॉब्लम आती है, तो जहां पर आप एक्साइटिंग कॉज को रिमूव कर देंगे तो मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। फॉरेन बॉडी आंख में गई, आंख में कोई मच्छर चला गया गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, तो आप क्या उसको मेडिसिन दोगे, एकोनाइट बेलाडोना, आई ड्रॉप डालोगे, या सबसे पहले उस फॉरेन बॉडी, उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालोगे? यही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? ओके, 50 मिलीसीमल स्केल इज डिस्क्राइब्ड इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बताओ कौन से एडिशन में आया था, कितने एडिशन है ऑर्गेनन के?
6th एडिशन इसका आंसर है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 6th एडिशन, 6th एडिशन। बेसिक डिफरेंस क्या है 5th एडिशन और 6th एडिशन में? 6th एडिशन आया था हैनीमैन आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर हैनीमैन, और 6th एडिशन के अंदर 50 मिलीसिमल स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्रैक्टिकली लिखा तो 5th एडिशन में ही जब कंप्लीट हो गया था, आप उसके बाद जब प्रॉब्लम देखो क्या होता है कि पहला एडिशन लिखा, फिर सेकंड एडिशन लिखा, थर्ड एडिशन लिखा, तो ये फर्दर एडिशन लिखने की जरूरत क्या पड़ी हैनीमैन को? जब आप किसी काम को करते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नई चीज को ऐड ऑन करना होता है, कुछ पॉइंट्स को रिमूव करना होता है, तो नेक्स्ट एडिशन बनता है। तो ये इस तरीके से मॉडिफाई होकर के आगे एडिशंस बने थे। तो जो 6th एडिशन बना था उसमें 50 मिलीसिमल स्केल को डॉक्टर हैनीमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका आंसर हो गया 6th एडिशन। बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना होम्योपैथिक एग्रावेशन की वजह से। मैंने प्राइमरी एक्शन बताया था, लेकिन इसकी 4 अगर 3 अगर दूसरे ऑप्शन की तरफ अपन नजर डालेंगे, सेकेंडरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन। सेकेंडरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन क्या होता है? हमने तो सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स का पढ़ा है, तो ये ध्यान ही नहीं जाना। लार्ज डोजेस ऑफ मेडिसिन, अगर किसी भी पेशेंट को मेडिसिन की लार्ज डोजेस दी जाती है तो कौन सा एग्रावेशन होता है? मेडिसिनल एग्रावेशन होता है। और गलत मेडिसिन दी जाती है तो क्या होता है? वो डिजीज एग्रावेशन होता है। ठीक है, तो ये कितने भी एग्रावेशन हो, चाहे डिजीज एग्रावेशन हो, चाहे मेडिसिनल एग्रावेशन हो, सारे के सारे प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन के से ही रिलेटेड होते हैं। ये हो गया 50 मिलीसीमल हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज डिपिक्ट इन कैंट्स फिलोसफी अंडर कितने कितने ऑब्जर्वेशन थे कैंट के? 12th ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर किसको बोलते हैं? जब कोई भी डिजीज जो है सेंटर टू पेरिफेरी क्योर होती है, या पेरिफेरी टू सेंटर? सेंटर टू पेरिफेरी, अबव टू डाउनवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, और अपर टू डाउनवर्ड। जब कोई भी डिजीज का डिसअपियरेंस अपर से लोअर की तरफ जाता है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये देखिए, है ना, फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, द फर्स्ट अपीयरिंग बीइंग। जिस तरीके से सिम्टम्स आते हैं उसी तरीके से सिम्टम्स का रिमूवल होता है, अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ठीक है, तो एट्थ ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? एट्थ ऑब्जर्वेशन कहता है सम पेशेंट प्रूव एवरी मेडिसिन। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, जब आप उसको कोई सी भी दवाई देते हो ना, वो इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं कि कोई सी भी मेडिसिन देते हैं तो वो उनको प्रूव कर देते हैं, उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं उसमें। तो सम सिम्टम्स, सम पेशेंट्स प्रूव एवरी मेडिसिन, एट्थ ऑब्जर्वेशन कहती है। 9th ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? द एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर। देखो, दो चीज हो गई ना। पहले वाले में तो क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो भी मेडिसिन दोगे वो उसके सारे सिम्टम प्रूव कर देगी, तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। 9th ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द प्रूवर। जो ऑलरेडी प्रूवर है, मेडिसिन प्रूव कर चुके हैं, उनको जब कोई मेडिसिन दी जाती है प्रूविंग के लिए, तो वो क्या है, वो दूसरी तरीके के सिम्टम्स देते हैं। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन में कैंट ने क्या पाया था कि जब आप प्रूवर को मेडिसिन देते हैं ना, तो वो जो सिम्टम वो उसके लिए, उस प्रूवर के लिए बेनिफिशियरी होती है, तो बेनिफिशियरी रिजल्ट देती है ये। अब बेसिकली देखो, मैं सिंपल सा चीज समझाती हूँ कि जो 12th ऑब्जर्वेशन है ना, वो एक्चुअली चैप्टर है क्या। जब कैंट ने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी ना, तो जब वो मरीजों को देने के बाद पहला मेन काम क्या बताया कि जब आप दवाई देते हो किसी पर्सन को, किसी भी सिक को, तो दवाई किस तरीके से रिजल्ट दे रही है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की गई थी, उनको 12 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया था कैंट ने। तो 12 ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने यहाँ पर अपने को लिटरेचर में बताया है। तो 8th ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि वहां पर मेडिसिन क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। 9th ऑब्जर्वेशन प्रूवर पे हो रही है। 10th ऑब्जर्वेशन, न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी। किसी को भी जब आप मेडिसिन दे रहे हो तो नए सिम्टम अपीयर हो रहे हैं।
ठीक है, और व्हेन द ओल्ड सिम्टम्स ऑब्जर्व। तो अब आप बताइए इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? 11th ऑब्जर्वेशन, व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रिपेयर, क्या हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या कहता है? जिस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं उसी तरीके से सिम्टम डिसअपियर हो रहे हैं। तो ओल्ड सिम्टम जब रीअपियर हो रहे हैं मेडिसिन देने के बाद, तो यहाँ हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर 11th ऑब्जर्वेशन में प्रूव हो रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चले, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैंट्स 12th ऑब्जर्वेशन स्टेटेड दैट। पहले बात तो ये बताइए कि 12th ऑब्जर्वेशन है क्या? 12th ऑब्जर्वेशन में कैंट ने बताया कि जब किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसका जो केस है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हो रहा है? एग्रावेशन हो रहा है। किसका? डिजीज का एग्रावेशन हो सकता है, मेडिसिनल एग्रावेशन हो सकता है, मेडिसिन प्रूव हो सकती है या फिर डिजीज आ सकती है। तो एग्रावेशन हो रहा है। ये देखो, तो जब मेडिसिन दी जा रही है इसका मतलब ये है कि मेडिसिन देने के बाद अगर मेडिसिनल एग्रावेशन हो रहा है या डिजीज एग्रावेशन हो रहा है, इसका मतलब केस रॉन्ग साइड में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें क्या करना होता है? हमें मेडिसिन को एंटीडोट करना है, दोबारा से सिम्टम्स लेने होते हैं और फिर दोबारा से मेडिसिन देनी होती है। और केस क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है? गलत है। तो हम क्या, क्वेश्चन क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैन 12th ऑब्जर्वेशन, मेडिसिन मस्ट बी लेफ्ट अलोन, मेडिसिन को छोड़ देना चाहिए। अगर गलत मेडिसिन दी है क्या उस पेशेंट को वो मेडिसिन देकर के छोड़ देना चाहिए, या हमें क्या करना है? द मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोट, मेडिसिन को एंटीडोट करना चाहिए, या मेडिसिन वाज ओनली सुपरफिशियल रेमेडी, मेडिसिन हैज बीन टू लेट, द मेडिसिन हैज बीन टू लेट। बताइए क्या करना होगा? जब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है दैट मींस डिजीज एग्रावेशन हो रहा है, प्रोग्नोसिस गलत है, पेशेंट डेंजर में जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में मेडिसिन को एंटीडोट करना चाहिए। मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोट एट वंस। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। जब सिम्टम्स रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट मींस मेडिसिनल एग्रावेशन हो रहा है या डिजीज एग्रावेशन हो रहा है। और अगर एग्रावेशन गलत डायरेक्शन में हो रहा है, गलत टाइप का एग्रावेशन हो रहा है, तो पेशेंट को हार्म होगा। तो पेशेंट को हार्म से बचाने के लिए हमें सबसे पहले दी हुई मेडिसिन को एंटीडोट करना है। क्लियर? Okay. Our next question is, what happens when two dissimilar diseases at different strength meet in a living thing, living organism? ठीक है, एक और एक सिचुएशन दी है हमने, कौन से एफोरिज्म में ये चीज पढ़ी है? एफोरिज्म ये देखो 36। दो बीमारियां हैं एक ही पर्सन में मिल रही है और दोनों पावरफुल है, दोनों स्ट्रॉन्ग वर्बन है। ठीक है, अब दो डिजीज एक ही पर्सन में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या होगा बताओ? एक म्यान में दो तलवार, दोनों तलवार बहुत ही शार्प, बहुत ही स्ट्रांग, तो क्या होगा? अब सिचुएशन देखिए, द वीकर वन विल सस्पेंडेड एंड स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है, द वीकर वन विल सस्पेंड द स्ट्रॉन्गर वन। दूसरी है, बोथ ऑफ देम विल कोएग्जिस्ट with their manifestation, they will be curing each other, the stronger one will be suspend and weaker one। बताओ क्या होगा? अगर दो स्ट्रॉन्गर रहेंगी तो क्या होगा? दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगी, एक बार में एक अपने आप को डोमिनेट करेगी, दूसरी साथ में रहेगी, और जैसे वो डिसअपियर हो जाएगी फिर दूसरी अपना प्रभाव दिखाएगी, तो दोनों रहेगी। तो व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ? अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग है दोनों की दोनों तो दोनों सस्पेंड करेगी, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ की है तो हमें नहीं पता ना कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीकर है। तो हो सकता है कि दोनों सेम स्ट्रेंथ की हो, सेम होगी तो दोनों सस्पेंड करेगी, लेकिन अगर कोई एक वीक है और एक स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, स्ट्रॉन्गर रहेगी और वीकर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द स्ट्रॉन्गर वन विल सस्पेंड
द वीकर वन अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। क्लियर? क्लियर है? कुछ नहीं समझ में आया, कुछ पूछना हो तो बता देना। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो डिसिमिलर डिजीजेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, यहां पर अगर लिखते हैं कि दो है, दो में से एक स्ट्रांग है, दोनों सेम स्ट्रेंथ वाली स्ट्रॉन्गर है, तो दोनों सस्पेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेंथ बताया है, यानी कि हमें क्लियरिटी नहीं है कि कौन वीकर है और कौन स्ट्रॉन्गर है, दोनों हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्ट्रॉन्गर है वो रहेगी और वीकर चली जाएगी, उसको भगा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, फिर से वही 12th ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनन का। 12th ऑब्जर्वेशंस को अगर आप क्लियर कर लोगे ना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज जो आएंगे ना आने वाले, तो आप उसका इजीली आंसर दे देंगे। तो अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। 12th ऑब्जर्वेशन, द हाईएस्ट आइडियल क्योर इज, बताइए कौन सा? स्लो जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब ये देखो ये कौन सा एफोरिज्म है? एफोरिज्म नंबर 2। एफोरिज्म नंबर 2, पहला एफोरिज्म मिशन ऑफ फिजिशियन, जो कि क्या है? किसी भी पेशेंट को ठीक करना है, क्योर प्रोवाइड करना है। और क्योर, ये क्या हो जाता है? क्योर, आइडियल क्योर को एक्सप्लेन किया है सेकंड एफोरिज्म में। क्या है? स्लो जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, स्लो विगरस एंड टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हमने पढ़ा ही नहीं है ये। रैपिड जेंटल टेम्परेरी रिस्टोरेशन, टेम्परेरी नाम की कोई चीज होम्योपैथी में होती ही नहीं है। रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन, यही पढ़ा है हमने। स्लो तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, होम्योपैथी में स्लो ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी से ज्यादा फास्ट किसी में ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पेशेंट को सिमिलिमम दिया जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मीन द रिमूवल ऑफ द डिजीज, कल ही पढ़ा था हमने, कल ही पढ़ा था। रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स मीन्स द रिमूवल ऑफ द डिजीज, दैट इज क्योर, दैट इज क्योर। बड़ा ही टच है यार। कौन से एफोरिज्म में बताया है? कौन से एफोरिज्म में बताया? ये पूछ रहा है कि ये कौन से, ये स्टेटमेंट जो है रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम मीन द रिमूवल ऑफ द डिजीज, कौन से एफोरिज्म में बताया गया है? जहां पर वाइटल फोर्स को डिस्कस किया गया है, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर, उन्हीं किसी एफोरिज्म में इनको बताया गया है। ठीक है, 10th एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, 15th, 17th एंड 20th। आंसर इज, इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एफोरिज्म ढंग से याद किए हैं तो आपको आंसर पता होगा, नहीं तो इसको रट लो। 17 के अंदर दे रखा है कि रिमूवल ऑफ द डिजीज, रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, रिमूवल ऑफ द डिजीज, दैट इज क्योर। यानी क्योर को भी डिफाइन कर दिया इन्होंने इसमें। ठीक है, रिमूवल ऑफ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम मीन द रिमूवल ऑफ द डिजीज, दिस कंसेप्ट इज रिफ्लेक्टेड इन अंडर 17th एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। क्लियर? नेक्स्ट चलते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड टू रिपीट द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब बताइए कि जब आप किसी भी मरीज को दवाई देते हैं तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन किस बेस पे बना? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे बना। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले ही प्रिस्क्रिप्शन में, मान लो मैंने किसी पेशेंट को सल्फर मेडिसिन दे दी, ठीक है, सिंगल डोज और रिपीटेशन डोज और जो भी कुछ, अपना प्रिस्क्रिप्शन बना, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा पूछ रहा है कि किसी भी मरीज को जब आप पहला प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसको कब रिपीट, कौन सी सिचुएशंस में आप उसको रिपीट कर सकते हैं? बताइए, सोचिए, कब दे सकते हैं? कब दे सकते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? अगर आप पेशेंट को सिमिनिमम दे रहे हैं और पेशेंट को आराम मिल रहा है, तो जब तक आराम मिल रहा है तब तक किसी भी तरीके का कोई रिपीटेशन मेडिसिन का नहीं करना होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिपीटेशन कब करना है, तो रिपीटेशन कब करेंगे? जब हमने जब दवाई दी है वो ठीक तो है, उसने अपना काम भी किया और एक टाइम के बाद वो अपना फंक्शन, अपना बेस्ट देना बंद कर देती है, स्टैंड स्टिल केस आ जाते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें सेम प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करना होता है। तो अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आता है इसमें। व्हेन देयर इज एग्रावेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, जब मेडिसिन देने के बाद होम्योपैथिक एग्रावेशन चल रहा होता है तो किसी भी तरीके का मेडिकेशन रिपीट नहीं किया जाता है। When there is presence of additional new symptoms, अगर नए सिम्टम आ रहे हैं तो सिचुएशन क्या होगी, होम्योपैथिक एग्रावेशन है कि डिजीज एग्रावेशन है कि मेडिसिन एग्रावेशन, बताइए बताइए। नए सिम्टम्स अगर पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद आ रहे हैं तो कौन सा एग्रावेशन होगा, होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा, मेडिसिन एग्रावेशन होगा, डिजीज एग्रावेशन होगा। नए सिम्टम आ रहे हैं दैट मीन्स मेडिसिनल एग्रावेशन है, अगर वो मेडिसिन से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हैं, और अगर डिजीज के नए सिम्टम आ रहे हैं तो वो डिजीज एग्रावेशन है। यहाँ भी डिफरेंस है। समझ में आ रही है आप लोग को? मुकेश, आपको समझ में आ रहा है कि अगर सिम्टम्स जो नए आ रहे हैं वो डिजीज से रिलेटेड आ रहे हैं तो वहां डिजीज एग्रावेशन हो रहा है, और अगर सिम्टम्स मेडिसिन से रिलेटेड आ रहे हैं जो कि पेशेंट ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे लेकिन हमने मटेरिया मेडिका में पढ़े थे, वो मेडिसिनल एग्रावेशन है। तो जब एग्रावेशन का केस होता है तो हमें सेम मेडिसिन रिपीट नहीं करनी होती है, हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, एंटीडोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, व्हेन एमिलियोरेशन कम्स टू स्टैंड स्टिल, मतलब हमने पेशेंट को दवाई दी, सिम्टम्स में आराम आया, और आराम आते 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 थोड़े टाइम के बाद पेशेंट स्टैंड स्टिल कंडीशन में पहुंच गया। बोलेगा वो आकर के कि अब तो दवाई असर नहीं कर रही है, वापस सिम्टम ऐसे लग रहा है कि अब ठीक ही नहीं हो रहे हैं, बस एक जगह आकर रुक गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करते हैं। तो आंसर शुड बी डी। ओके, ये देखो कौन से एफोरिज्म में बताया, पोसोलॉजी वाले एफोरिज्म में 245। अब ये देखो एक और क्वेश्चन का आंसर जो आगे कभी पूछेंगे, पर मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये पोसोलॉजी का, ये जो 245 एफोरिज्म है इसमें पोसोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। पोसोलॉजी बोले तो डोजेज ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी, डोजेज एंड रिपीटेशन। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा पढ़ रहे हैं मियाज्म के बारे में। द क्वेश्चन इज which of the following miasm has the symptom desire to cold food, desire to cold food, बताओ ठंडे खाने की इच्छा किसको होती है, ठंडे खाने की इच्छा किसको होती है, किसी को नहीं होती है। जिसको सर्दी लगती है वो गर्म खाना खाता है, जिसको गर्मी लगती है उसको ठंडी चीजें पसंद आती है ना, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, आइसक्रीम खाएगा। देखो ये कॉमन सेंस की बात होती है। ठीक है, तो सोरा इज अ चिली, चिली है तो उसको ठंडा खाना खाएगा नहीं खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। ठीक है, सिफिलिस जो है, सिफिलिस बड़ा हॉट होता है, ऑक्सीजनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें अंदर बहुत गर्मी होती है। और सिफिलिटिक मियाज्म जो होता है ना, उनकी डिजायर क्रेविंग किसकी होती है, अल्कोहल, जूसेस, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो ये सिफिलिटिक मियाज्म वाले लोग लेते हैं। ठीक है, और ट्यूबरकुलर मियाज्म क्या होता है, इसमें कुछ सिम्टम्स सोरा के होते हैं, कुछ सिम्टम्स सिफिलिस वालों के होते हैं, मिक्स होते हैं। अब चौथा जो हमारे पास बचा वो बचा साइकोटिक। साइकोटिक एक ऐसा मियाज्म होता है, साइकोटिक मियाज्म जो होता है ना, उसके पेशेंट उसमें एबनॉर्मलिटीज होती है, मतलब हर चीज नॉर्मल से एबनॉर्मल करता है वो। ठीक है, तो ये जो कोल्ड की डिजायर है ना वो साइकोटिक मियाज्म में आती है। इसको भी रखना पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा मैंने जो कंसेप्ट बताया अगर याद रहे तो आपको याद रहेगा, साइकोटिक मियाज्म कोल्ड की डिजायर रहती है, कोल्ड फूड अच्छा लगता है उसको। सॉरी, कोल्ड की डिजायर मैंने बताया था सिफिलिस को। सिफिलिस क्यों, क्योंकि वो बहुत इंटरनली उसमें बहुत गर्मी होती है, ऑक्सीजन की पावर, ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी बॉडी में ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का नेचर होता है बर्निंग। ठीक है, तो जहां जलन होती है, जहां गर्मी होती है, जहां हीट होती है, उसको कोल्ड की डिजायर होती है, क्रेविंग होती है। सिफिलिस इज द आंसर। साइकोटिक का क्या है आंसर, साइकोटिक पेशेंट को सॉल्ट, अल्कोहल, कोकोनट, फीड, सीजन, इस तरीके की चीजें चाहिए होती है। ओके, रिपीट करना, थोड़ा मियाज्म के बारे में बताती हूँ। सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। सोरा जो होता है ना, चिली पेशेंट होता है। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, यूजुअली, कंफर्म मैं 100% नहीं बोलूंगी कि 100% सारे लोग जो सोरिक होते हैं वो चिली होते हैं, लेकिन यूजुअली सोरिक में, सोरा मियाज्म में चिली पेशेंट ज्यादा होते हैं, चिलीनेस ज्यादा होती है। तो ये लोगों को हॉट फूड, गर्म चीजें ज्यादा पसंद होती है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है सिफिलिस में। सिफिलिस हॉट होते हैं तो उनको ठंडी चीजें पसंद होती है,
जूसेस पसंद होते हैं, आइसक्रीम पसंद होती है, सिफिलिटिक मियाज्म। देखो वैसे भी जनरली देखो आप, सिफिलिटिक मियाज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। जहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है दैट मीन्स जलन है, बर्निंग है। मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको, ये ऐसा आप कहीं मत बोलिएगा कि मैडम ने ऐसा समझाया था, कहीं ऐसा किताबों में भी देखो, आप इंटरप्रिटेट करनी पड़ती है हर चीज को। ऑर्गेनल और साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको कंसेप्ट को इंटरप्रिटेट करना होता है। तो सिर्फ याद करने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, सिफिलिटिक मियाज्म जो होता है, जहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ जलन होती है, जहाँ हीट होती है, दैट मीन्स उसको ठंडक की जरूरत होती है। तो पेट में भी अगर अल्सर हो रहे हैं, सिफिलिटिक मियाज्म में अल्सर होते हैं, जिसमें क्या होता है, डिस्चार्जेस, ब्लडी डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जलन है, गर्मी है, तो उसको ठंडा करने के लिए उसको कोल्ड फूड की डिजायर, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं हम, सिफिलिटिक मियाज्म की डिजायर होती है कोल्ड फूड। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चले। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन, ये जो है ना, आप लोगों ने बीके सरकार में ये पढ़े होंगे, ये लिस्टिंग, इस लिस्टिंग को ऐसे कैसे याद कर लो। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम एमसीक्यूज पे बेस्ड है, तो सिंपल सा जो मैंने आपको आइडिया दिया टेंटेटिव, वो आपको हेल्प करेगा दूसरे और क्वेश्चंस को टिक करने में। इन केस ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन वी शुड, अब बताओ होम्योपैथिक एग्रावेशन, सिंपल वही चीज आ गई। होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या हुआ, नेचुरल डिजीज है, मिनिमम दिया, आर्टिफिशियल डिजीज आ गई, दोनों सिम्टम्स मिलकर के बहुत बड़े सारे सिम्टम बना दिए, दैट इज होम्योपैथिक एग्रावेशन। अब होम्योपैथिक एग्रावेशन क्यों हो रहा है, प्राइमरी एक्शन ऑफ रेमेडी की वजह से, प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, ठीक है। अब एग्रावेशन जब हो रहा है, इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, जो कैंट ऑब्जर्वेशन शुरू की 4 ऑब्जर्वेशन है, वो एग्रावेशन पहले आता है, एमिलियोरेशन बाद में आता है। तो जब होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है, तो ये एक फिजिशियन के लिए एक प्लस साइन होता है। उसको लगता है कि जो मेडिसिन दी है वो सही दी है, क्योंकि जो सिम्टम प्रेजेंट है वो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई मेडिसिन रिपीट नहीं करनी है। नो रिपीटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एंड एनी काइंड ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, वेट एंड वॉच, एंटीडोट द मेडिसिन, वेट एंड वॉच, प्रिस्क्राइब ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, रिपीट द मेडिसिन इमीडिएटली। द आंसर शुड क्लियर है। आगे चले, स्पीड बढ़ानी हो तो बता देना। शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे ना, तो हम शॉर्टली करके फटाफट कंप्लीट कर लेंगे ऑर्गेनल को। ये देखो पहली ऑब्जर्वेशन, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, ऑब्जर्वेशन से याद करने का तरीका। पहली ऑब्जर्वेशन प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन लॉन्ग एग्रावेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन एग्रावेशन कम फर्स्ट, एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। देखो, और चौथी ऑब्जर्वेशन में नो एग्रावेशन, यानी एग्रावेशन का जो खेल है वो 4 ऑब्जर्वेशन तक आता है। ये याद करने का तरीका है कैंट ऑब्जर्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज एक्सप्लेन इन दी विच एफोरिज्म। फिर अगेन आपको क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। 26 एफोरिज्म क्या बताता है आपको, सॉरी 26 एफोरिज्म में हमने पढ़ा था नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर मींस द वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। यही पढ़ा था ना हमने, यही पढ़ा है 26 aphorism. A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by the stronger one, as very similar to the former and in its manifestation. ठीक है। अब ये नेचर्स लॉ ऑफ क्योर किस तरीके से एक्टिवेट होता है सिस्टम में, तो ऑब्वियसली इसके आगे आने वाले एफोरिज्म होंगे। तो 26 सबको याद रहता है, 25 इसका आंसर होगा नहीं। अब 29 और 39 दो ही एफोरिज्म हो सकते हैं आगे वाले फर्दर। तो नियरर कौन सा है 26 के, 29। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया, फिर से 29 एफोरिज्म में क्या बताया, मोडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन किया गया है। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। 26 में बताया नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कैसे एक्टिवेट हो रहा है, किस तरीके से नेचुरली होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी बीमारी को ठीक करने में मदद करती है, किसी भी सिक में। तो वो आपके आसपास के एफोरिज्म में बताएंगे। तो एफोरिज्म नंबर 29, दिस विल द आंसर। क्लियर।
आगे चले। Which one of the following does not belong to causa occasionalis? अब बताओ causa occasionalis, कल ही हमने क्लास में पढ़ा था क्या होता है causa occasionalis? Causes of the disease, exciting causes and maintaining cause. ठीक है, तो which one of the following not belong to the causa occasionalis? Strong smelling flower of the causa, ठीक है, किसी भी फ्लावर की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से किसी भी पर्सन में सिनकोप सिम्टम आ जाता है, वो बेहोशी आने लग जाती है या होश में नहीं रहता, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, तो क्या होगा ये, हम इसको बोल सकते हैं इडियोसिंक्रेसी बोल सकते हैं। इम्परफोरेटेड एनस ऑफ द इन्फेंट, ये क्या डिजीज होती है, ये आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, कोई भी बच्चा जब यूट्रस में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, तो ये इस तरीके की डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो ये कोई मेंटेनिंग कॉज नहीं है, ये कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं है, यहाँ पर ये फंडामेंटल क्या है, डेवलपमेंटल कॉज है। तीसरा क्या है, डिस्निया फ्रॉम डस्ट एक्सपोजर, मान लो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में रहते हैं लोग, कितना पॉल्यूशन है, आप सिटी में जाइए कितना पॉल्यूशन है, ट्रैफिक का पॉल्यूशन है, कई बार क्या होता है कि अगरबत्तियां और ये जो हवन वगैरह करते हैं वहां बहुत ज्यादा फ्यूम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन में क्या होता है, क्या होता है, डिस्निया हो जाता है, ठीक है, एक्सपोजर डिस्निया। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक्साइटिंग कॉज है, मेंटेनिंग कॉज है, यहाँ पर क्या है, एक्साइटिंग कॉज है या मेंटेनिंग कॉज है। भाई धुआं हो रहा है, एक्साइट हो रहा है ना, आग जलेगी, उस आग को बुझा दो या फिर उस जगह से हट जाओ, धुआं वाली जगह से, तो एक्साइटिंग। थाइसिस आफ्टर द चेस्ट इंजरी, ये फिर अगर बात करें तो एक मेडिकल टर्म हो गई, चेस्ट की इंजरी हुई है उसके बाद में थाइसिस क्रिएट हुआ है, तो ये चार ऑप्शन है। अब ये बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो कि आप कोजा ओकेशनलीज में नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव फैक्टर है, फ्लावर को हटा दो या स्मेल से उस पर्सन को दूर कर दो, पेशेंट ठीक। इम्परफोरेटेड, ये डिस्निया जो है, डिस्निया क्या क्या है, फ्यूम की वजह से डिस्निया, नेचुरल एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज। इम्परफोरेटेड एनएस, इसका क्या होता है, इसका सर्जिकल प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, ठीक हो जाएगा। थाइसिस आफ्टर इंजरी, यहां पर कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं है, थाइसिस को एक्साइट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, ये एक डिजीज कंडीशन है। चेस्ट की इंजरी हुई, उसके बाद में वो रिकवरी हुई या नहीं हुई, उसका इलाज हुआ और उसके बाद में थाइसिस के सिम्टम आए। थाइसिस क्या होता है, कुछ आइडिया है, आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल सी चीज बताती हूँ कि कुछ ट्यूबरकुलर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है लंग्स की, उसी तरीके से थाइसिस के सिम्टम आते हैं, ठीक है, लेकिन ये चेस्ट इंजरी के बाद में है, तो यहाँ पर एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज नहीं है, यहाँ पर तो बेसिक एक्सीडेंटल कॉज है, चेस्ट की इंजरी हुई उसके बाद में थाइसिस हुआ, तो यहाँ पर कोई एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज नहीं, दैट मींस कोजा ऑकेशनली को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्लियर। फिर अगेन क्वेश्चन आ गया मेंटल डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीजेस, सॉरी की, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एफोरिज्म नंबर 210, मेंटल डिजीजेस आर रिलेटेड टू सोरी मियाज, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सोरिक मियाज, ठीक है। सोरिक इन ओरिजिन आर ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस दैट हैव अ वूफ टर्म वन साइडेड, एक तो मेंटल डिजीजेस वन साइडेड डिजीजेस है, ऊपर से वो सोरिक इन ओरिजिन है, याद रहेगा। आगे चले, आप लोगों को समझ आ रहा है, आगे चले। आगे चले, देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, फिर से वही मेंटल डिजीज से रिलेटेड। इफ साइकोथेरेपी इज इनिशियली एडमिनिस्टर्ड टू द साइकोसोमेटिक पेशेंट, इट विल कॉजेज एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन, एमिलियोरेशन टू द फॉलोड बाय एग्रावेशन। बताओ क्या होगा, क्या होते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, साइकोसोमेटिक पेशेंट क्या होते हैं, आपने चार तरीके के डिजीजेस पढ़ी है, मेंटल डिजीज के चार टाइप पढ़े हैं, उसमें से दो टाइप होते हैं जो आपस में एक दूसरे को एंटी करते हैं, एक साइकोसोमेटिक होती है, एक सोमेटिक इन ओरिजिन होती है, ठीक है। साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन में मेंटल कॉज की वजह से, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई सराउंडिंग या कोई एक्सीडेंटल ऐसी कोई सडन चीज सुन ली है, कोई भी मेंटल कॉज, कोई भी साइकिक लेवल का कॉज होने की वजह से फिजिकल लेवल पे सिम्टम आ रहे हैं, दैट इज साइकोसोमेटिक डिजीज,
तो ऐसी सिचुएशन में कॉजेटिव फैक्टर क्या है, साइकिक लेवल पे है, तो क्या होगा, आप उसको ट्रीटमेंट क्या दोगे, हम उसको ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, साइकोथेरेपी दे रहे हैं। तो जब साइकोथेरेपी किसी पर्सन को दोगे जिसके अंदर साइकिक लेवल पे बीमारी होने की वजह से फिजिकल लेवल पे सिम्टम आ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए, उसका ट्रीटमेंट, उसके स्किन सिम्टम आराम आएंगे या उसका मेंटल लेवल में आराम आएगा, कहाँ एमिलियोरेशन होगा, एमिलियोरेशन होगा या एग्रावेशन होगा, कुछ थोड़ा सोचिए। अगर साइकोसोमेटिक डिजीजेज है मतलब कि डिजीज का कॉज क्या है, साइकिक लेवल पे है। अब साइकिक लेवल पे मेंटल प्लेन पे है, तो जब हम उसको साइकोथेरेपी देंगे उसके मेंटल लेवल को, उसका जो मेंटल प्लेन के ऊपर जितनी भी डिसऑर्डर्स है उसको जब आप क्लियर आउट करोगे तो क्या होगा, मेंटली रिलीफ मिलेगा, और जब मेंटली रिलीफ मिलेगा तो फिजिकल सिम्टम्स भी उसके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में, इसका क्या आंसर हो सकता है, एग्रावेशन होगा या होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा, नहीं, उसको आराम मिलेगा। आप काउंसिल करोगे जिसको मेंटल सिम्टम है, उस पर्सन को जब साइकोथेरेपी देते हैं, जब आप उसको काउंसिल करेंगे तो उसको एमिलियोरेशन आएगा। तो आंसर होगा इसका एमिलियोरेशन, फॉलोड बाय एग्रावेशन नहीं है। यहाँ पर एग्रावेशन कहाँ दिखेगा, अगर होगा तो बताइए। ऐसी सिचुएशन में कोई साइकोसोमेटिक पर्सन है और उसको आप साइकोलॉजिकली ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको साइकोलॉजी उसकी मैच नहीं कर रही है, तो क्या होगा वहां पर, वो और ज्यादा परेशान होगा। जब और ज्यादा मेंटल सिम्टम्स आएंगे तो उसके जो फिजिकल सिम्टम है वो भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब काउंसलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, पेशेंट को आराम आएगा, और पेशेंट को आराम आएगा तो सिम्टम साइकोसोमेटिक सिम्टम में भी रिलीफ मिलेगा। तो आंसर होगा एमिलियोरेशन। आगे चले, एफोरिज्म नंबर 226 में ये चीज बताई गई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लिस्ट पे। अब ये फिर से वही गणित वाला खेल है, जिसको एफोरिज्म याद है वो सही टिक कर देगा, और जिसको नहीं याद है तो वो गलत भी कर सकता है। तो आप देखो, सिंपल सी तरीका दिखाती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। इडियोसिंक्रेसी है कि काइंड ऑफ सिम्टम फॉर चॉइस ऑफ रेमेडी, मेंटल डिजीज और थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर। अब मुझे लगता है कि ये जो शुरू वाले एफोरिज्म है वो सबको याद होते हैं। थेरेपेटिक नेचर, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर कौन सा एफोरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 26 अभी हमने पढ़ा था। तो उसके आसपास के एफोरिज्म होंगे, तो देखो 27, 28, ये हो गया डी। तो डी का आंसर होना चाहिए 1, D1 ठीक है, या तो ये आंसर होगा या इसका ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा मेंटल डिजीज, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। एफोरिज्म याद करने के लिए कोई ट्रिक बताती हूँ। इसकी सिंपल सी और शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो रोज मैं थोड़े थोड़े एफोरिज्म को बता रही हूँ ना, समराइज करके उसको याद रखो, उसको लिख लो। मैं समरी में ही बताऊंगी एफोरिज्म। जैसे मैंने बताया ना, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर 26 एफोरिज्म सबको याद रहता है, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, फाइनल ईयर तक आपने याद किया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लगभग लगभग नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, यानी कि उसके एग्जाम्पल होंगे, उसको एक्सप्लेन किया गया होगा। मोडस ऑपरेंडी जैसे भी मैंने लास्ट अभी जस्ट बताया था कि 29 एफोरिज्म में बताया। तो छोटे 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 ऐसे याद करते जाओगे ना रेगुलरली, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे जब कलेक्ट होंगे ना तो बहुत सारे एफोरिज्म याद हो जाएंगे। ये सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब हमने बताया मेंटल डिजीज 210, ये आ गया सेकंड। तो सी का आंसर हुआ 2, सी का आंसर हुआ 2, तो या तो ये है या फिर ये है। अब देखो, तुक्का लग गया आपका, इसका आंसर है ए। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी 116 117 एफोरिज्म में बताया है, इसको याद रख लो। 116 117 एफोरिज्म में इडियोसिंक्रेसी विद देयर एग्जांपल बताया गया, इसको भी ऐसे कैसे याद कर लो। कुछ कुछ एफोरिज्म जब याद हो जाएंगे ना आपको, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, क्योंकि सारे याद रखना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पर कुछ कुछ तो याद किया जा सकता है ना, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट। तो ये सिंपल तरीका है इसका याद करने का। ठीक है, इसका आंसर समझ में आया। काइंड ऑफ सिम्टम फॉर चॉइस ऑफ रेमेडी, चॉइस ऑफ रेमेडी बोले तो चॉइस ऑफ रेमेडी यानी सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम। तो ये आपके एफोरिज्म आएंगे। ये देखो 153 में बताया गया है, ये देखो। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्यूडोक्रोनिक डिजीज। क्या होती है स्यूडोक्रोनिक डिजीज? क्रोनिक डिजीज पढ़ी है हमने और एक्यूट डिजीज पढ़ी है। स्यूडोक्रोनिक डिजीज का मतलब कि डिजीजेस वो होती है जो डिजीज तो नहीं होती है लेकिन लगती वो बीमारी की जैसी है। सिंपल सा इसका आंसर है। मतलब अगर आप अंडरस्टैंड करोगे स्यूडोक्रोनिक डिजीज का मतलब क्या होता है, कि कुछ ऐसी बीमारी होती है
जो लंबे समय तक, क्रोनिसिटी है मतलब लंबे समय तक चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्रॉनिक डिजीज नहीं है। क्रॉनिक डिजीज क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर मियाज्म नहीं है। हमने पढ़ा है क्रॉनिक डिजीज की डेफिनेशन में, क्रॉनिक डिजीजेज आर रिलेटेड टू दी मियाज्म, ठीक है। मियाज्म इज ओनली द रिस्पॉन्सिबल कॉज ऑफ द क्रॉनिसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, ठीक। अब इन्होंने बोला है वन ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, अब बताओ क्या होता है? फंडामेंटल कॉज मियाज्म हो गया। अगर मियाज्म में फंडामेंटल कॉज है दैट मीन्स ये क्रॉनिक डिजीज का पार्ट हो गई। साइकोसिस ये भी मियाज्म है, सिफिलिस भी मियाज्म है। तो मेंटेनिंग कॉज, अब देखो किसी को, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, दिन भर आप सो रहे, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, 24 घंटे में से कोई बच्चा 20 घंटे जग रहा है और पिछले 1.5 महीने 2 महीने से 20 घंटे जग के पढ़ाई कर रहा है, अब तो क्या होगा? फिजिकल लेवल पे सिम्टम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्या आएंगे? डलनेस रहेगी, डिजीनेस रहेगी, बॉडी पेन रहेगा, नींद नहीं आएगी, सर में दर्द रहेगा, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए। तो ये क्या है? क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ये क्रोनिसिटी है। लेकिन जैसे ही आपके मेंटेनिंग कॉज क्या है? 20 घंटे जगना, आप उसको स्लीप देने लग जाओगे प्रॉपर, ये सारे सिम्टम्स अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली द मेडिसिन इज प्लेसिबो, और ये डिजीज हो गई स्यूडोक्रॉनिक डिजीज, क्योंकि लंबी खिचड़ी है लेकिन कोई फंडामेंटल कॉज, कोई मियाज्मेटिक डिसऑर्डर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए उसको स्यूडोक्रॉनिक डिजीज बोला है। तो मेंटेनिंग कॉज इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आगे चले। ओके, अगेन ये थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, रट्टाफिकेशन, सारे एफोरिज्म याद होने चाहिए। पहला फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का कौन से ईयर में आया था? 1805। पहला और आखिरी तो याद हो रही होना चाहिए। जब पहला और आखिरी होता है ना, ज्यादातर कंफ्यूजन वही होता है। जब वो अच्छे से याद हो जाएगा ना, बाकी सब आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे। किसी में 10 साल का गैप है, किसी में 6 साल का गैप है, किसी में 5 साल का गैप है, किसी में 4 साल का गैप है, ऐसे याद करना होगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। रट्टाफिकेशन, वो जो आपकी टेबल आपने पढ़ी है किसमें? एके दास फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें से याद कर लेना। तो पहला जो आया किसमें? 1805 नहीं, 1810 है। 1810, 1805 में मेडिसिन बुक पब्लिश की गई थी। 1805 में बुक पब्लिश की गई थी, अभी आगे आएगा उसका भी। आगे चले, आगे चले, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हैज गिवन आइडिया अबाउट केस टेकिंग। अभी केस टेकिंग के कौन से एफोरिज्म दिए गए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट है। 3 पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट में एफोरिज्म नंबर 1 टू एफोरिज्म नंबर 1 टू 70 सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, और 71 से लेकर के आगे के जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं। आप फिर से जाइए बीके सरकार, मुझे आप में से कितने लोग हैं जो बीके सरकार पढ़ते हैं? थोड़ा सा आंसर दीजिए। देखिए बुक बीके सरकार, देखिए आप लोगों ने? नहीं देखिए तो आप गूगल पे जाइए, एक उसका पार्ट, एक चार्ट बना रखा है जिसमें ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को डिवाइड किया गया है हैनीमैन के द्वारा। तो ये छोटे छोटे चार्ट भी अगर आप उसमें से पढ़ लोगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज की क्लैरिटी हो जाएगी और शॉर्ट में आपको याद हो जाएंगे। बीके सरकार का जो फ्रंट पेज है ना, उसमें आपको एफोरिज्म के वो शॉर्ट बताए गए, पहला एफोरिज्म, दूसरा एफोरिज्म, तीसरा एफोरिज्म, चौथा एफोरिज्म, इस तरीके से यही एफोरिज्म क्या करें, आप वो भी याद कर लोगे ना, एक दिन लगेगा सिर्फ सारे एफोरिज्म की आपको समरी में वहां मिल जाएगी। एक दिन लगेगा उसको याद करने में, बहुत हेल्प मिलेगी, तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो केस टेकिंग वाला एफोरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 83 से शुरू होता है। देखो 79 और 80 में सोरा मियाज्म को एक्सप्लेन किया है, सोरा मियाज्म को डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, और उसके आगे के जो फर्दर एफोरिज्म है वो साइकोटिक और सिफिलिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। 80th एफोरिज्म सोरा मियाज्म, 81, फिर 82, उसके बाद आता है 83। तो 83 से 104 तक आपको केस टेकिंग एक्सप्लेन किया गया है, 104 तक, और 105 से 145। अब बताओ केस टेकिंग करते हैं हम, क्या करते हैं केस टेकिंग में? पेशेंट के सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं। अब पेशेंट के सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद हमारा दूसरा रोल क्या होता है? हमारा दूसरा रोल क्या होता है? सिमिलिमम का सिलेक्शन करना। अब सिमिलिमम क्या होता है?
मटेरियल मेडिका मेडिसिन। अब मेडिसिन को हम कैसे सर्च, हम मेडिसिन के बारे में नॉलेज कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं ना, मेडिसिन देते हैं, प्रूविंग करते हैं। तो प्रूविंग से रिलेटेड उसके आगे फर्दर 105 से 45 उसमें आएंगे सारे एफोरिज्म। समझ में आ गई चीज? तो ये याद रखो 83 से 104 केस टेकिंग के सारे एफोरिज्म इसमें आते हैं। हाँ, ड्रग प्रूविंग, यस क्लियर, यस बिल्कुल सही कहा नरेश आपने। ये देखो समराइज करके दे रखा है इन्होंने, 84 एफोरिज्म में क्या है, 85 में क्या है, 86 में क्या है, 87 में क्या है, 88 में क्या है, ये देखो। ज्यादा आपको एमसीक्यूज में इतना नहीं पूछेंगे डिटेल में, तो सिंपल सिंपल याद कर लो, लैंड लैंड जो लाइनिंग वाले हैं ना उस तरीके से याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। इन केस ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन वी शुड, पढ़ लिया ना, ये तो हमने पढ़ लिया ना। ओके 27 क्वेश्चन कहाँ गए अब हम। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ एडिशन में कितने और वो एफोरिज्म है, फिफ्थ एडिशन में कितने एफोरिज्म है बताइए। देखो या तो फर्स्ट एफोरिज्म में कितने थे, ये भी देखो रटने वाला क्वेश्चन है ना। आप याद रखो फिफ्थ एडिशन में ज्यादा है और सिक्स्थ एडिशन में कम कर दिए गए थे। जब सिक्स्थ एडिशन दिया गया था तो उसमें कुछ एफोरिज्म कम कर दिए गए थे। तो फिफ्थ एडिशन में 295 294 है और सिक्स्थ एडिशन में 291 है। तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो इसको भी रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते, हमको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, 294 फिफ्थ एडिशन, 291 सिक्स्थ एडिशन। कंफ्यूजन नहीं होना है, फिफ्थ में ज्यादा थे सिक्स्थ में कम थे, ऐसे याद रख लो। Who gained the idea of complete symptom क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीट सिम्टम, और किसने दिए थे, हैनीमैन ने तो नहीं दिए थे, हैनीमैन ने 2 ही सिम्टम दिए थे, कॉमन सिम्टम और बताइए कौन कौन से सिम्टम दिए थे, 2 ही सिम्टम दिए थे, जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। क्या दिए थे, जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम, कॉमन सिम्टम नहीं दिए थे। जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम डॉक्टर कैंट ने दिए थे, डॉक्टर हैनीमैन ने दिए थे। ठीक है, तो कंप्लीट सिम्टम क्या होता है, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉमिटेंट, मोडालिटी। किसने दिए थे, बॉर्निंगसन ने दिए थे, किसने दिए थे, बॉर्निंगसन ने दिए थे, याद कर लो। इसमें कुछ कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, आंसर है बी, बॉर्निंगसन। ये देखो, क्विस क्विड यूबी क्विबिस ऑक्सिलिस क्यूर कोमेडो क्वेंडो, ये दिए थे बॉर्निंगसन ने। जनरली हम क्या बोलते हैं, लोकेशन, सीट, लोकेशन, मोडालिटी, टाइम मोडालिटी एंड मोडालिटी, लोकेशन, सेंसेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट। इनको हम भूल जाते हैं, किसको, कॉजेज ऑफ द डिजीज। ये दिया है बॉर्निंगसन ने, तो कंप्लीट सिम्टम का कंसेप्ट दिया है बॉर्निंगसन ने, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल सिम्टम्स आर दो सिम्टम। जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, अब देखो मैंने बताया ना, हैनीमैन ने 2 तरीके के सिम्टम दिए थे, अनकॉमन सिम्टम और जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम्स का मतलब कि जो जनरल होते हैं, जो डायग्नोस में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन कैंट ने फिर से 2 सिम्टम दिए थे, जनरल सिम्टम्स और कॉमन सिम्टम। जनरल सिम्टम, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और पर्टिकुलर्स। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, कैंट रेपेटरी आपने पढ़ी हो, कैंट के बारे में जब आपने देखा हो, समझा हो, तो 3 सिम्टम दिए थे। और हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो केस टेकिंग करते हैं, उसमें भी हम ये करते हैं, फिजिकल सिम्टम लेते हैं, मेंटल सिम्टम लेते हैं, जनरल सिम्टम लेते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेते हैं। तो कैंट के परफॉर्मा को हम फॉलो करते हैं जनरली। ठीक है, तो जनरल सिम्टम्स आर 2 सिम्टम्स। यहाँ पर देखो आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। पहले ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, जनरल सिम्टम। फिर आपने पढ़ा जनरल सिम्टम्स दोज रेफर टू द पर्सन एज अ होल,
तो ये क्या हुआ, टोटलिटी ऑफ सिम्टम हो गया ना। वो सिम्टम जो पर्सन को एज अ होल रिकमेंड वो करते हैं, वो क्या हो गए, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। विच आर अनकॉमन इन नेचर, जनरल सिम्टम्स अनकॉमन होते हैं, जनरल सिम्टम्स अनकॉमन होते हैं। विच आर द कॉमन इन नेचर, जनरल सिम्टम्स एंड ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, कैंट अलग बोल रहा है, हिनीमेनन अलग बोल रहा है, तो आपको आईक्यू लगाना पड़ेगा। विच रेफर टू पर्सनल पर्सन एज अ होल, दीज आर दी जनरल सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स, जनरल सिम्टम्स जो कि उसको, मुझे तो ये आंसर आप बताइए सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। द जनरल सिम्टम्स और द सेंसेशन ऑफ द पेशेंट प्रिडिक्ट हिमसेल्फ और यूजेस पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द जनरल सिम्टम्स। ये इन्होंने अकॉर्डिंग टू कैंट बताया इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू कैंट जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, यहाँ वो सिम्टम होते हैं जिसमें पेशेंट जो होता है ना एज अ होल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, बोलता है ना मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं मैं भूखा हूँ, मतलब जहां पर वो मैं आई को डिनोट करता है ना हर एक सिम्टम में, जहां वो मैं को बताता है ना, वो उसके सारे जनरल सिम्टम होते हैं। और ये जनरल सिम्टम मेंटल सिम्टम भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर इन्होंने दिया है अकॉर्डिंग टू कैंट, जनरल सिम्टम जो कि रेफर करते हैं पेशेंट को एज अ होल। क्योंकि जनरल सिम्टम आर दो सिम्टम विच रेफर टू द पर्सन एज अ होल अकॉर्डिंग टू कैंट, ये कैंट के अकॉर्डिंग आंसर है। जनरल सिम्टम्स और सेंसेशंस दैट पेशेंट प्रिडिक्ट टू हिमसेल्फ और यूज द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर पर्सनल फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को पेशेंट यूज करता है वो इसके जनरल सिम्टम होते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको चीज समझ आ गई, सारे क्लियर है। कल आगे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है उस सबको रिवाइज करना, जैसे बताया है वैसे ऑर्गेनन को याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और कोई छो तो आप नेक्स्ट कल की क्लास में पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।